हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। चलिए देखते हैं कि निफ्टी ने आज क्या मूवमेंट किया है। देखिए, आज एक गैप डाउन बोलेंगे या थोड़ा सा मतलब फ्लैट ही है ये। ठीक है, 30-40 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। होने के बाद निफ्टी ने एक डिप लगाया, 17,000 के नीचे भी गया था काफी देर तक। उसके बाद निफ्टी फिर भी 17,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो एक पॉजिटिव साइन है। तो हो सकता है कि कल को हम लोग को एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग भी मिले। ठीक है, अगर ये प्राइस एक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये प्राइस एक्शन इस तरह से कहीं पे बन रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर आप एक चीज देख लें कि यहाँ पर किसी भी तरह का मूवमेंट कहीं नहीं है। ये एक फ्लैट एक रेंज में घूम रहा है निफ्टी, इतने लगभग 10 दिन के आसपास से निफ्टी एक फ्लैट रेंज में घूम रहा है। तो ये रेंज किसी भी दिन अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है, ठीक है, किसी भी दिन ये सब रेंज अगर निफ्टी ब्रेक करता है 17,483 का ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 16,980 का मान के चलिए। अगर मान लीजिए इसको ब्रेक करता है तो एक बहुत फास्ट मूवमेंट आपको नजर आएगा उस दिन। ठीक है, वो उस दिन आपको 250 से 300 पॉइंट का एक दिन में डाउनफॉल नजर आएगा नीचे की तरफ, या ऊपर की तरफ होगा तो उस दिन 250 से 300 पॉइंट का आपको अप ट्रेंड भी नजर आएगा। वन सिंगल डे में हो जाएगा वो। तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। अगर 16,980 के नीचे निफ्टी सरवाइव करता है थोड़ा देर के लिए, फ्लैट ओपन होके 5-10 मिनट के लिए, तो फिर एक पुट खरीद लीजिए। खरीद के उसको ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। 20 पॉइंट 25 पॉइंट काफी है उसका स्टॉप लॉस के लिए। उसके बाद वेट कीजिए। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड आपका यहाँ पर बन सकता है। अब अगर हम लोग कल के लिए देखें, देखिए सबसे पहले आज का समझते हैं। एक छोटा सा नीचे गैप डाउन ओपनिंग था। उसके बाद कल मैंने क्या बोला था, अगर इसके नीचे आता है तो तुरंत हम लोग को सेल कर देना है। और 17,071 के नीचे तो बहुत अच्छा लेवल है इसको सेल करने का। देखिए सीधा आया यहाँ पे 17,000 तक, और ये हम लोगों का टारगेट था कल का। कल मैंने ये चीज क्लियरली डिस्कस किया था। ऊपर की तरफ निकला नहीं तो ऊपर की तरफ हम लोग को कुछ मिला नहीं। अभी अगर हम लोग एक चीज गौर करें, यहाँ देखिए ये एक डब्लू पैटर्न टाइप का बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो या तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक कर दे 17,100 को। ब्रेक करके एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डाउन ट्रेंड बन चुका है इंटायर मार्केट। तो थोड़ा एक अप ट्रेंड के लिए क्लोजिंग होना चाहिए प्रॉपर। 5 मिनट का या 15 मिनट के कैंडल में ऊपर की तरफ क्लोजिंग होना चाहिए। तो ये हम लोग को कंफर्ट देगा 148 के लिए इसको प्ले करने के लिए। अगर मान लीजिए कल यहीं पे ओपन होता है, ठीक है, ये देखिए एक बहुत सुंदर सा एक ट्रेंड लाइन भी बन के आ रहा है। ठीक है, और यहीं पे अगर मान लीजिए ओपन होता है, ओपन होकर अगर 17,000 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो फिर हम लोग एक अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, 980 को या फिर 17,000 के नीचे ही आते ही इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर 17,000 के नीचे आप लोग इसको सेल कर रहे हैं तो 17,020 का आप लोग स्टॉप लॉस रख लीजिएगा फॉर इंट्राडे। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने का जरूरत नहीं है इस केस में, जब नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है वन वे। अब इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो मैं कल के लिए सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए देखूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग होता है निफ्टी का और ऊपर की तरफ निकलता है निफ्टी, तो इसको जाने दीजिए कल के लिए। मेरे को ऊपर की तरफ का ट्रेंड अभी कंफर्ट नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज है कि जिस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, ये एक इंक्लाइनिंग एंगल है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कल एक गैप अप ओपनिंग हो और शायद हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करें, क्योंकि एक फैक्टर और भी है, क्रूड के दाम नीचे आ रहे हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
ठीक है, अब चलिए हम लोग एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट एग्री केमिकल स्टॉक है, पीआई इंडस्ट्रीज है। ये स्टॉक 1946 के आसपास में इस्टेब्लिश हुआ था और ये एक मिड टू लार्ज कैप स्टॉक है। ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ का कंपनी है ये। काफ़ी पुराना कंपनी है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है और बहुत अच्छा ग्रो किया है। इसका पकड़ बहुत बहुत तेज है इसका। ठीक है, इसका पकड़ बहुत अच्छा है मार्केट में हम लोग का। ठीक है, और ये क्या है, ये आर&डी पे काफ़ी ध्यान देता है, बहुत ध्यान देता है। देखिए इस तरह की कंपनी में क्या है ना, एक मूट होता है। ठीक है, किसी भी एग्री केमिकल कंपनी में एक मूट होता है। मूट क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, जिस जिस तरह से फूड्स में होता है ना एफडीआई होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक गवर्निंग बॉडी होता है। गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करेगा कि किसी भी दूसरा कोई केमिकल कंपनी आके तुरंत अपना फैक्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश करके तुरंत एग्री केमिकल बेचना शुरू कर दे। क्योंकि ये जो एग्री केमिकल है वो हमारे फूड में आता है, खाने में आता है, तो इसको काफ़ी स्ट्रिंजेंट टेस्ट होते हैं, उसको क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत इजी नहीं है किसी के लिए भी एक अपना बिजनेस इसके अंदर इस्टेब्लिश करना। इसीलिए जो पीआई इंडस्ट्रीज है वो एक मोट के अंदर काम करता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिजनेस मोट है यहाँ पे। पीआई हमारा लोकलाइज्ड इंडिया का कंपनी है ये। और भी आगे कंपनीज हैं, जैसे आपका बियर साइंस लाइफ क्रॉप्स हो गया। ठीक है, फिर एक सुमितोमो केमिकल है, वो हो गया। बट सुमितोमो बेसिकली मार्केट करता है, यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करता है। सुमितोमो जापान का कंपनी है, मार्केट करता है यहाँ पे, ये बनाता नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करता है केमिकल। ठीक है, बियर लाइफ लाइफ क्रॉप साइंसेस का भी यहाँ पे आर&डी नहीं है। यहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो आते हैं और इसको वो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बहुत है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। पीआई इंडस्ट्रीज जो है कम्प्लीटली इंडिया बेस्ड कंपनी है और ये बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करता है और हमारे यहाँ भी करता है, इंटरनल भी है, डोमेस्टिक भी है। तो अगर इसका टोटल रेवेन्यू हम लोग देखें तो देखिए कंफर्टेबली इंक्रीज हो रहा है, कोई उतार चढ़ाव कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टेबल कंपनी है। जैसा कि मैंने बताया मिड टू लार्ज कैप कंपनी है, तो इस तरह से उसका जो फाइनेंशियल्स है आपको इसी तरह से नजर आएगा, स्मूथ नजर आएगा। एक स्मूथ इंक्लाइन नजर आएगा आपको फाइनेंशियल्स में, इस तरह का एक इंक्लाइन नजर आएगा फाइनेंशियल्स में। ठीक है, जो मान लीजिए स्मॉल कैप होता है ना, उसका ऐसे रहता है अच्छे स्मॉल कैप्स का, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो धीरे धीरे ऐसे हो जाता है स्मॉल कैप्स का। बट नॉर्मली जो अच्छे लार्ज कैप्स होते हैं उनका इस तरह का आपको इंक्लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको एक कंफर्ट देता है बेसिकली। अगर इसका हम लोग नेट इनकम देखें तो ये देखिए ये भी इंक्रीज कर रहा है। ईपीएस देखिए कंफर्टेबली इंक्रीज कर रहा है और 4 साल में 2 साल में ये ऑलमोस्ट डबल भी हो गया है। अगर हम लोग इसका अभी पीयर कंपैरिजन करें तो देखिए प्राइस टू इक्विटी रेशियो में ये सुमितोमो से सस्ता है। लेकिन अगर एक चीज देखेंगे, इसका मार्केट कैप देखिए ऑलमोस्ट डबल है सुमितोमो से, और बियर कॉर्प लाइफ साइंसेस से ऑलमोस्ट डबल है। डिविडेंड यील्ड 0.2% है और इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी देखिए सबसे कम है। ठीक है, तो ये आपको एक कंफर्ट फिलहाल दे रहा है कि एकोमोडेशन इसमें स्टार्ट किया जा सकता है। प्रोमोटर का अगर देखेंगे तो 47% के आसपास का होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड में 17% है म्यूचुअल फंड के पास। ऑलमोस्ट 20%, 19% के आसपास एफआईआई के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 11.5% का स्टॉक है। पब्लिक के पास ज़्यादा स्टॉक है नहीं। और ये जो अदर्स हैं ये बड़े रिटेलर्स हैं जो हमारे नॉर्मल रिटेलर्स के इसमें नहीं आते परव्यू में। ठीक है, तो जो इसका होल्डिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अगर हम लोग देखें कि इसको कहाँ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक ब्रेक डाउन है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या, हम लोग तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर देखिए पैटर्न फॉलो करता है कोई भी लार्ज कैप स्टॉक ना, पैटर्न जरूर फॉलो करेगा। यहाँ देखिए एक ड्रॉप आया, एक यहाँ पे इस तरह से देखिए एक बढ़िया सा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया नहीं और नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए कुछ लोग ना डब्ल्यू पैटर्न इसको ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न ये भी होता है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न ऐसे भी आता है, इसको भी आप डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हैं। ठीक है, अभी डिपेंड करता है मतलब कौन किसको क्या देखता है।
तो मैं इस तरह से अपना टारगेट्स पकड़ता हूँ बेसिकली। अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये फॉर्मेशन देख लिया, तो मैं यहाँ पर अगर इसको बाई करने का कोशिश करूँगा और इसको लेके जाने का कोशिश करूँगा, अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेड है तो ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर मैं इस टारगेट को अचीव करने का कोशिश करूँगा और 70 to 80% स्टॉक में यहाँ पे निकाल देता हूँ। उसके बाद बाकी मैं कैरी करता हूँ, या इसका जो पिछला कैंडल है, पिछले कैंडल है, 2 दिन पहले का कैंडल है, उसका बॉटम का, उसका लो का मैं स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ, सो दैट जो ये प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक बना है वो प्रॉफिट एटलीस्ट मेरे को कुछ दे के जाए, बाकी 20% बचा हुआ स्टॉक में पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाए। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ फॉर शॉर्ट टर्म स्टॉक्स। नाउ इसको क्या है कि अभी अगर हम लोग एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 20% हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका स्टिपुलेटेड अमाउंट है उसका 20% यहाँ पे हम लोग खरीद सकते हैं। उसके बाद देखिए अच्छे ये लेवल्स हैं, 2846, 2706, 2365, ये सब अच्छे लेवल्स हैं। कभी भूले भटके अगर 2045 पे आता है, और ये तभी आएगा याद रखिएगा जब मार्केट पूरी तरीके से गिर जाएगा, क्योंकि 15,500 में भी यहाँ तक आया था, ये वीकली चार्ट है, तो 15,500 में भी 2365 तक आया था। अगर पूरी तरीके से गिर जाता है मार्केट, निफ्टी बुरी तरीके से गिर जाता है, तभी आएगा ये 2045। तो इसके भरोसे बैठे मत रहिएगा, ये 300 रुपए के चक्कर में यहाँ पे जो 1200 रुपए का अपमूव है वो छुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 20-30% यहाँ ले लीजिए, 20-30% यहाँ ले लीजिए। 2706 अगर आता है तो वहाँ पे 10-20% ले लीजिए, और इसके लिए थोड़ा पैसा बचा के रखिए। अगर 2365 पे आता है तो यहाँ पे जरूर बाई कीजिएगा थोड़े अच्छे क्वांटिटी में। इस कंपनी में कोई रिस्क उस हिसाब से नहीं है कि मैनेजमेंट अच्छा है और बड़ी कंपनी है, तो रिस्क उतना नहीं है इस कंपनी में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स। होप मेरा एफर्ट आपको पसंद आता होगा। तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।